Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगी आपके BPSC 144 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी BPSC 144 की सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर उन वीडियोस की आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है? दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक महत्व की आपको व्याख्या करनी है। तो दक्षिण एशिया वाला ही आपका पेपर है, तो दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक महत्व के बारे में बताइए। तो दक्षिण एशिया का भू रणनीतिक महत्व विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों, आर्थिक क्षेत्रों और ऐतिहासिक व्यापारिक रास्तों का केंद्र है। तो जब भी हम दक्षिण एशिया के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि दक्षिण एशिया में पुराने जो आपके समुद्री मार्ग हैं वो मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न जो आर्थिक क्षेत्र हैं वो भी मौजूद हैं। अब दक्षिण एशिया का जो ये भू रणनीतिक क्षेत्र है, इसका क्या महत्व है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे। तो दक्षिण एशिया का क्षेत्र चीन, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के निकट स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये चीन के पास और मध्य एशिया इन सब के पास है, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सब के साथ ये इजीली व्यापार कर सकता है। फिर वैश्विक शक्ति संघर्ष, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव, चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक उपस्थिति और संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक नीतियां दक्षिण एशिया को एक वैश्विक शक्ति संघर्षों का केंद्र बनाती है। फिर आप बात करेंगे समुद्री मार्गों के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि जो हिंद महासागर है वह आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो विश्व व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए इम्पॉर्टेंट था। श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के पास समुद्री रास्ते हैं जो वैश्विक व्यापार के लिए आवश्यक हैं। तो जब हम बात करते हैं श्रीलंका की, भारत की, तो इनके पास जो है समुद्री रास्ते अवेलेबल हैं जिसके द्वारा ये पूरे विश्व में व्यापार कर सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान दोनों ही जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और उनके बीच तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी उत्पन्न करता है। तो इसीलिए दक्षिण एशिया का भू रणनीतिक महत्व न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अत्यधिक प्रभावी है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो आपका दक्षिण एशिया है वह वैश्विक राजनीति में क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आपका दूसरा है कि जो हमारा देश भारत है उसकी एक नीति है जिस नीति का नाम है पड़ोसी प्रथम नीति। इस नीति के तहत हमारा देश जो भारत है वो क्या करता है कि जो भी उसके पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, कैसे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए कदम बढ़ाता रहता है। और जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ विभिन्न व्यापार हो गया, ठीक है, इस व्यापार को लेकर विभिन्न नीतियां जो हैं वो ये अपनाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ ये एकजुट होते हैं। तो पड़ोसी प्रथम नीति का महत्व ये है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है एकता बनाकर रखना और सहयोग को बढ़ावा देना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं और चुनौतियों के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वह क्या है। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो उद्देश्य है वह है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मजबूत और स्थिर संबंध जो हैं वो स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वह क्या है? सहयोग और एकजुटता, यानी कि जो भारत है वो अपने दक्षिण एशियाई देशों के साथ, विशेष रूप से वो देश जो सार्क के सदस्य हैं, ठीक है, उनके साथ व्यापार, सुरक्षा और विकास के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कनेक्शन, तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ भी किया है। भारत ने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के साथ व्यापारिक समझौतों और निवेश की पहल भी की है। तो ये सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट हैं ये तीनों विशेषताएं आप इसके अंदर बताएंगे। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी चुनौतियों का इसे सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वह हम क्या देखते हैं,
भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो क्योंकि सही नहीं है, तनावपूर्ण है, वो एक चुनौती है। और दक्षिण एशिया में हम देखते हैं कि जो चीन है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा है और आंतरिक समस्याएं भी हैं, जैसे कि भारत के अंदर भी असम, कश्मीर जैसी क्षेत्रीय असंतुलन और विवाद हैं जो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये 3 प्रकार की चुनौतियां हैं जिनके बारे में आप बताएंगे। फिर आपको एक टिप्पणी करने के लिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है वह है आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध। ठीक है, ये क्या है? तो ये क्या है? यह एक वैश्विक संघर्ष को संदर्भित करता है जो 11 सितंबर 2001 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा आतंकवादी समूहों और उनकी संरचनाओं के खिलाफ शुरू हुआ था। तो कब से शुरू हुआ था? 2001 के बाद से ये शुरू हुआ है। किसके खिलाफ है? जो भी आतंकवादी समूह है उनके खिलाफ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आतंकवाद के कारणों की कि क्या कारण है कि जो आतंकवाद है वह होता है। तो हम देखते हैं कि जो आतंकवाद है उसके विभिन्न राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि विचारधारा का जो तनाव है, विचारधारा अलग अलग है, धर्म को लेकर हो सकता है आतंकवाद, और सामाजिक कारणों जैसे कि गरीबी हो गया, असमानता हो गया, वो सारे जो मुद्दे हैं वो भी आतंकवाद के कारण बनते हैं। तो इसका उद्देश्य अस्थिरता पैदा करना, सरकारों को कमजोर करना और वैश्विक या क्षेत्रीय शक्ति संघर्षों को भड़काना रहता है। तो आतंकवाद क्या करता है? जो भी क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष होते हैं उन्हें भड़काता है। फिर विकसित देशों की इस पर क्या प्रक्रिया रहती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ पूरा का पूरा जो युद्ध है वो यूएसए ने छेड़ा हुआ है। आतंकवाद का जो नेटवर्क है वो भूमिगत होता है और यह इंटरनेट और सामाजिक मीडिया के जरिए तेजी से फैलता है। इसके कारण आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में न केवल हमें सैन्य बल चाहिए बल्कि हमें कूटनीति और जो खुफिया जानकारी होती है वो भी चाहिए, तभी हम आतंकवाद के खिलाफ जो संघर्ष है उसे आगे बढ़ा पाएंगे। अब जो आतंकवाद है उसका दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो भारत जैसे देश हैं उस पर हम क्या देखते हैं उसमें कि जो आतंकवाद की समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उनके आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए क्या है? गंभीर खतरा है। तो आतंकवाद जो होता है वह क्या रहता है? देशों की जो सुरक्षा होती है उसके लिए खतरा रहता है। तो इस संघर्ष में वैश्विक सहयोग, नीति सुधार, आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों की आवश्यकता भी होती है। फिर हम बात करेंगे दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की बदलती प्रकृति और विशेषताओं की हमें व्याख्या करनी है। तो दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्ष जो हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की प्रकृति और विशेषताएं समय के साथ अब बदल चुकी हैं। पहले हम बात करेंगे पारंपरिक संघर्षों के बारे में, जिसमें आप लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में बताएंगे कि कैसे उनके जो युद्ध हैं समय समय पर पहले हुए हैं। इन संघर्षों का जो मुख्य कारण है वह क्या था? कश्मीर का विवाद था और सीमा रेखाएं थी। फिर होते हैं गैर पारंपरिक युद्ध जो पहले नहीं होते थे और अब होने लगे हैं, जैसे कि आतंकवाद, विद्रोह और असमाप्त आंतरिक संघर्षों ने सशस्त्र संघर्षों की प्रकृति को बदल दिया है। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां, बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम और नेपाल में माओवादी विद्रोह जो हैं ये ने पारंपरिक युद्धों की जगह असमाप्त और विभाजनकारी संघर्षों को बढ़ावा दिया है। तो पारंपरिक युद्ध अलग होते थे और ये वाले जो युद्ध हैं ये ऐसे हैं जो जो कि विभाजन भी करवा सकते हैं। तो ये हैं आपके विभाजनकारी युद्ध। न्यूक्लियर युद्ध की चिंता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु क्षमता के बावजूद दोनों देशों ने पारंपरिक युद्धों से बचने की कोशिश की है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच तनाव और अस्थिरता विशेष रूप से कश्मीर जैसे मुद्दे पर रहती है और न्यूक्लियर युद्ध की जो चिंता है वह हमेशा बढ़ी रहती है। फिर हम बात करेंगे सैनिक संघर्षों के रूप की। तो अब संघर्ष सीमाओं के पार नहीं रहते बल्कि ये नागरिक क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों, साइबर युद्ध और जनसंख्या के बीच असंतोष के रूप में भी बदल गए हैं। तो जो सैनिक संघर्ष हैं अब वो क्या क्या कैसे होते हैं? साइबर युद्ध होने लगे हैं अब हम देखते हैं। और जो जनसंख्या है उसमें भी क्या हो गया है? असंतोष बढ़ गया है। तो इस बदलती प्रकृति में दक्षिण एशिया को युद्ध के पारंपरिक रूपों से अधिक असमाप्त संघर्षों, साइबर हमलों और आतंकवाद जैसी जो चुनौतियां हैं इनका सामना
करना पड़ रहा है। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही बना चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर आप लोग ज़रूर देखिए, और तीनों पार्ट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग उन्हें कवर कर सकते हैं। इसके पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट का नाम है हिंदुस्तान नॉलेज, जिसे आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, और वहाँ से आप लोग अपने बीपीएससी 144 के जो पीडीएफ्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।